अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में पिछले 24 घंटों में होने वाली क्रिप्टो मार्केट में वो तमाम अपडेट्स न्यूज़ जिनका आपकी क्रिप्टो में की गई इन्वेस्टमेंट के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, या आपने अगर क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके उस फैसले पर वो असरअंदाज हो सकती हैं, वो सारी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर कूकोइन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करना चाहता हूँ। तकरीबन मुझे 20-21 दिन हो गए हैं कूकोइन को प्रमोट करते हुए, और इस 20-21 दिनों के अंदर अंदर सिर्फ मेरी कम्युनिटी में से 700 के करीब लोगों ने कूकोइन को मेरी रेफरल लिंक से ज्वाइन किया है। इस हवाले से कूकोइन भी, उनकी इंतज़ामिया भी थोड़ी सी परेशान है कि क्या वजह है कि आपकी इतनी बड़ी लार्ज कम्युनिटी है, लेकिन कम्युनिटी की तरफ से रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है। तो मैं आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर दीगर एक्सचेंजेस को यूज़ करना है तो आप ज़रूर करें, लेकिन कूकॉइन भी एक टायर 1 जो है वो एक्सचेंज है। टियर 1 की जो टॉप एक्सचेंजेस है उसमें ये शामिल होती है। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कहा था कि हमेशा आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। कुछ फीचर्स आपको बाइनांस पे अच्छे लगेंगे, कुछ ओकेएक्स पे, कुछ यूबी पे, ये जितनी टियर 1 एक्सचेंजेस है उनमें अच्छे नजर हैं। हर एक्सचेंज का अपना अपना कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ दूसरी एक्सचेंजेस से वो पीछे होती है। तो कूकॉइन में भी आपको अच्छे ऑप्शन, सबसे बड़ी ऑप्शन तो ये है कि कूकॉइन की ट्रेडिंग पेयर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग के लिए बहुत से टोकन्स मिलते हैं। मेरा ख्याल है वन ऑफ द टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो सबसे ज़्यादा क्रिप्टो एसेट्स आपको देती हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। दूसरा, कूकॉइन भी उन टॉप एक्सचेंजेस में शामिल है जिनमें आज तक लॉन्चिंग के बाद आज तक यहाँ पे हैक नहीं हुई। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और साथ कूकॉइन का जो बॉट ट्रेडिंग फीचर है वो तो मुझे मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जिस वजह से मैं आपको कूकॉइन को भी रिकमेंड करता हूँ कि आप लाज़मी जॉइन करें। और मेरी जॉब जो है आपको कूकॉइन के हवाले से एजुकेट करना है। अगर आपको कोई मसला है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आप कूकॉइन को जॉइन करना चाहते हैं, अगेन अगर आप चाहते हैं कि अगले माह भी कूकॉइन मेरे साथ कॉन्टैक्ट करे, मेरी वीडियोस को स्पॉन्सर करे, मैं बराह रास्त आपसे तो कोई पैसे नहीं लेता ना। मैं समझता हूँ ऐसा मुझे करना चाहिए, लेकिन इस तरह अगर मुझे कंपनी स्पॉन्सर करती हैं तो एक्चुअली मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है। मैं नहीं समझता मेरी कम्युनिटी में कोई ऐसा मेंबर होगा जिसको, अगर मुझे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है और किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में जिसमें आपको भी बेनिफिट हो सकता है मेरे एजुकेट करने से, तो आपको कोई मसला होना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो के तवज्जुह से आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कूकॉइन का मेरा रेफरल लिंक है, उस पर क्लिक करके अपनी केवाईसी करवाएं। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये जो ईद उल अजहा की इनकी कैंपेन खत्म हो गई और शायद मेरा इनका मंथली कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर ये मेरे साथ नेक्स्ट कैंपेन करते हैं तो मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसी कैंपेन रन करूं कि जो मेरे रेफरल लिंक से कूकॉइन को ज्वाइन करके मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, वो करेगा तो उसको हम कूकॉइन की शर्ट्स वगैरह गिव अवे करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वो मैं इंशाल्लाह जो कूकॉइन की इंतजामिया है जो मेरे साथ कांटेक्ट में है उनसे मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन कुकोइन का एक अपना प्लेट वन प्रोजेक्ट है पिकास्टर नाम का। तो इसकी मैंने बल्कि अपने चैनल पे थोड़ी कैंपेन भी चलाई थी। मुझे याद है मेरे कम्युनिटी में से बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अभी इनका ये ट्विटर अकाउंट है पिकास्टर फुल। यहाँ पे आपने फ्री 100 आरबीसी वन, जो ट्विटर अकाउंट होल्डर है उसको ये गिव अवे करेंगे इनका जो आरबीएस टोकन है। करना आपने क्या है कि ट्वीट योर लाइफ स्टोरी, आपने अपनी लाइफ स्टोरी बयान करनी है अपनी पिक्चर के साथ। और साथ आपने जब वो अपनी लाइफ स्टोरी बयान करनी है तो ये हैशटैग आपने यूज करना है पिकास्टर स्टोरी, और टैग करना है पिकास्टर एनएफटी को। ये दो आपने काम अपनी लाइफ स्टोरी ट्विटर पे बयान करके सिर्फ ये एक हैशटैग यूज करना और इनको टैग करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये रैंडमली 9 तारीख तक, यानी आज तारीख 7 तारीख है, 2 दिन पड़े हुए हैं, उन उनमें से एक रैंडम यूजर वो सिलेक्ट करेंगे। अगर सिलेक्ट करेंगे तो उनको आरबीएस टोकन मिलेगा। तो ये एक तरह का फ्री गिव अवे, अगर आपकी लक हुई तो आप विन कर सकते हैं। आज की न्यूज की तरफ मैं बाद में जाता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं थोड़ा सा आपकी इस बेयर मार्केट में एजुकेशन के हवाले से, ऑलरेडी वैसे मैंने काफी काम किया भी है। तो अभी मैं आपको जितनी लेयर 1 ब्लॉकचेन्स हैं
उनमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। लेयर 1 ब्लॉकचेन्स किसको, ये एक्चुअली बेस लेयर्स होती हैं, यानी ऐसी ब्लॉकचेन्स जिनके ऊपर टोकन लॉन्च होते हैं, जिनके ऊपर क्रिप्टो बिज़नेसेस लॉन्च होते हैं, जिनके ऊपर एनएफटीज़ वगैरह लॉन्च होती हैं, वो जो मेन ब्लॉकचेन्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अक्सर आप मुझे वीडियोज़ में कहते हुए सुना होगा आपने कि इथेरियम किलर, इथेरियम को ये कम्पीट करना है, ये इथेरियम कम्पिटिटर। ये वो इथेरियम किलर और इथेरियम कम्पिटिटर जो हैं, इनको लेयर 1 ब्लॉकचेन्स बोलते हैं। टॉप ब्लॉकचेन्स कौन सी हैं? ऑब्वियसली इथेरियम इज नंबर 1, फिर पोल्काडॉट, फिर कार्डानो, फिर एवेलांच, फिर सोलाना, टेरा वैसे ही तबाह हो गया, फिर एल्गोरांड, यू नेम इट। मेरा ख्याल है मोर देन 60 टू 100 मोर देन 60 ऐसी लेयर 1 ब्लॉकचेन्स हैं जो कि अपने आप को इथेरियम किलर समझती हैं। अब इतनी वैरायटी है, अब उन वैरायटी में से कौन सी ऐसी लेयर 1 ब्लॉकचेन है जिसको आप इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए वो ज्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए? 5 ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा, जिनको आपने जब भी लेयर 1 ब्लॉकचेन में इन्वेस्टमेंट करनी है, उनके टोकन्स की बात नहीं कर रहा, उनके अपने नेटिव टोकन की मैं बात कर रहा हूं, उनके ऊपर लॉन्च होने वाले टोकन्स की बात नहीं कर रहा, उनके अपने नेटिव टोकन जैसे इथेरियम पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इथेरियम के टोकन पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर ये 4-5 चीजों को आपने ज़हन में स्टडी करना है और उसको मार्केट के दीगर जो बेस लेयर 1 ब्लॉकचेन है उनके साथ कंपेयर करना है। तो अगर तो ये पांचों चीजों में वो वाली ब्लॉकचेन जो आपको सबसे अच्छी लगती है और वो पांचों ये चीजें उसको चेक मार्क आप लगाते हैं, तो फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें आपने देखनी है? नंबर 1 सिक्योरिटी, नंबर 2 डिसेंट्रलाइजेशन, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं बाद में। नंबर 3 डेवलपर्स, नंबर 4 उस ब्लॉकचेन का यूजेज, नंबर 5 प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी ये नहीं कि उन पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो कितने प्रॉफिट में है, बल्कि वो जो बेस लेयर है, जो लेयर 1 ब्लॉकचेन इटसेल्फ, क्या वो प्रॉफिट में जा रही है या कि वो लॉस में जा रही है? वो कैसे, वो भी इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आते हैं सिक्योरिटी। अब कोई ब्लॉकचेन, लेयर 1 ब्लॉकचेन वो कितनी सिक्योर है, उसको देखने के लिए चार पांच चीजों को आपने देखना है। नंबर 1, क्या उसमें 51% अटैक की पॉसिबिलिटी है या नहीं? 51% अटैक का मतलब यह है कि ये जितनी ब्लॉकचेन होती हैं, चूंकि इनकी कोई सेंट्रल बॉडी नहीं होती है, तो ये नेटवर्क में जो कंसेंसस होता है, जो माइनर्स होते हैं, नेटवर्क नोड्स होते हैं, वैलिडेटर जिनको आप कह सकते हैं, वो 51% जिस ब्लॉकचेन को कहें ये ओके है, वो लॉ ऑफ द ब्लॉकचेन बन जाती है, वो उस ब्लॉकचेन का वैलिड टोकन होता है, बेशक वो फ्रॉड हो या जो जो मर्जी। तो आपने जिसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, ये देखना है कि 51% अटैक की कहीं कहीं उसमें गुंजाइश तो नहीं है। ये जितनी प्रूफ ऑफ स्टेक बेस ब्लॉकचेन्स होती हैं, उनमें ये खसूसन आपको देखने की जरूरत होती है। जो जो माइनिंग, जो प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड ब्लॉकचेन्स होती हैं, उसमें भी 51% का होता है, लेकिन उसमें 51% अटैक करने के लिए आपने उतनी आपको पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिजली कॉस्ट इतनी। दूसरे लफ्जों में उसकी सिक्योरिटी चेक करनी है आपने कि क्या उसमें कोई अटैक के चांसेस तो नहीं है। फिर दूसरा, हैकिंग से मुतल्लक देखें कि क्या वो जो ब्लॉकचेन जिस पे आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कभी जब से वो लॉन्च हुई है अभी तक उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में, उसके ब्लॉकचेन के अंदर कोई स्कैम्स की रिपोर्ट तो नहीं है? कोई ऐसे तो नहीं हुआ कि उनके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ऐसा लकूना रहा हो कि जिसको एक्सप्लॉइट किया गया हो, डीडीओएस अटैक वगैरह हुए हो? तो ये आपने चेक करने हैं। मिसाल के तौर पे मैं सोलाना के बारे में आपको बताता हूँ। सोलाना में कई बार डीडीओएस अटैक हो चुके हैं। तो दूसरे लफ्जों में, गो के बराह रास्त उसका सिक्योरिटी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल डीडीओएस अटैक भी एक तरह का नेटवर्क के ऊपर अटैक, ये भी नेटवर्क की रिलायबिलिटी के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए एक मसला होना चाहिए। दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ आते हैं कि आप जिस ब्लॉकचेन में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसको देखें कि वो कितनी ज्यादा डिसेंट्रलाइज है। अब डिसेंट्रलाइज को दो मुख्तलिफ चीजों से आप स्टडी कर सकते हैं। एक तो उसके जो नेटवर्क नोड्स हैं, यानी वैलिडेटर्स हैं या माइनर्स हैं, वो कितने ज्यादा हैं। जिस नेटवर्क के जितने ज्यादा माइनर्स, जितने ज्यादा वैलिडेटर्स होते हैं, वो उतना ही ज्यादा डिसेंट्रलाइज होता है। और जिस ब्लॉकचेन के नेटवर्क नोड्स जितने कम होते हैं, उतना ही ऑब्वियसली
सेंट्रलाइज होता है उतनी ही उसके ऊपर 51% अटैक के चांसेस, चूंकि वो चंद एक तो प्लेयर्स होते हैं, तो चंद एक प्लेयर्स का आपस में मिल जाना ज्यादा पॉसिबल है बनिस्बत इसके के एक हजारों में। तो इसमें अगर हम मौजूदा जो लेयर 1 ब्लॉकचेन है उसका थोड़ा देखें डाटा, तो पता चलता है कि इथेरियम 2.0 इस वक्त नंबर 1 पे है, जो सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज है, जिसके वैलिडेटर सबसे ज्यादा है। जितने ज्यादा वैलिडेटर उतना ज्यादा नेटवर्क डिसेंट्रलाइज। 4,04,125 नेटवर्क नोड्स हैं और ये सबको एकदम कंप्रोमाइज करना, सबको ब्राइव करना, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह जेनेसिस बीकन चेन, फिर कार्डानो, कार्डानो भी दूसरे नंबर पे आता है अगर देखा जाए तो, एवेलॉन्च, टेजोस, कॉस्मोस, इस तरह के बाकी ये सोलाना वगैरह। सोलाना मार्केट में सोलाना उन प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता है जिसको कहा जाता है कि ये सीडो डिसेंट्रलाइज है, यानी ऐसा डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है जो कि कहने को डिसेंट्रलाइज है लेकिन हकीकतन देखा जाए तो वो सेंट्रलाइज है। तो जब कभी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको भी आपने लाजमी कंसीडर करना है। अगली बात है जी कि उस ब्लॉकचेन जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसके उसके डेवलपर्स मार्केट में कितने हैं, क्योंकि जितने, यानी उसकी ब्लॉकचेन की लैंग्वेज कितने समझते हैं, इंजीनियर कितने हैं, जितने ज्यादा किसी ब्लॉकचेन के डेवलपर उतने ज्यादा उस ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन्स या एप्लीकेशंस, डी एप्स जिन्हें आप बोल सकते हैं, जितने ज्यादा टोकन्स एप्लीकेशंस उतने ज्यादा उस ब्लॉकचेन के यूजर्स, जितने उस ब्लॉकचेन के ज्यादा यूजर्स उतना ज्यादा उस ब्लॉकचेन के ऊपर कैपिटल, और जितना ज्यादा कैपिटल उतनी उस ब्लॉकचेन की वैल्यू। तो जब कभी आपने किसी ब्लॉकचेन लेयर 1 का कंपैरिजन करना है तो उसके डेवलपर को गूगल पे सर्च करना है। इस वक्त मैं जो चार्ट आपको दिखा रहा हूं इस वक्त इथेरियम नंबर 1 पे है। 4,000 के करीब इथेरियम के डेवलपर्स मार्केट में इस वक्त अवेलेबल हैं। अगर आपने इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर कोई टोकन लॉन्च करना है तो इजीली आपको मार्केट पे सस्ते, चूंकि डेवलपर्स बहुत ज्यादा है मार्केट में, उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो आपको सस्ते में डेवलपर मिल जाएंगे, आप इथेरियम के ऊपर अपना टोकन लॉन्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पोल्काडॉट, फिर सोलाना, फिर कॉस्मोस और बाइनांस। ये बाकी सारे नीचे रहते हैं। ये चार्ट में आपको शायद छोटा छोटा है, शायद आपको नजर ना आ रहा हो, मैं आपको एक बार, हाँ अच्छा। उसके बाद यूजेज की तरफ आते हैं कि आप जिस ब्लॉकचेन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका मार्केट में यूज कितना है, उसका यूज केस क्या है। जाहिर बात है, जैसे मैंने ऊपर आपको डेवलपर का बताया कि जिस ब्लॉकचेन के जितने ज्यादा डेवलपर उसके उतने ज्यादा यूजर, और जितना ज्यादा यूजर होगा उतनी ही उसका यूज केस भी ज्यादा होगा, उसका यूजेबिलिटी भी मार्केट में बहुत ज्यादा होगी। तो इस वक्त अगेन नंबर 1 पोजीशन पे है इथेरियम, नंबर 2 पे है बाइनांस स्मार्ट चेन। बाइनांस स्मार्ट चेन ने इथेरियम की मार्केट को बहुत इस पीरियड के दौरान पिछले साल 1.5 साल में कैप्चर किया है। तीसरे नंबर पे अगर यूजेज वाइज देखा जाए तो बिटकॉइन है। फिर उसके बाद पॉलीगॉन, यानी यूजर एक्टिविटी आपने देखनी है, दूसरे लफ्जों में कि किसी ब्लॉकचेन जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसकी यूजर एक्टिविटी का डाटा निकालें कि उसके अंदर एक्टिविटी कितनी है, फिर उसको कंपेयर करें दीगर मार्केट के कंपटीटर के साथ। अगर तो आपको लगे कि यार ये वाली इस वक्त यूजर्स ज्यादा एक्टिव हैं, इसकी एक्टिविटी दीगर ब्लॉकचेन से हिस्टोरिकली बेस्ट रही है, तो यू शुड प्रेफर दैट ब्लॉकचेन। ठीक है, लास्ट में आता है जी प्रॉफिटेबल, कि जिस ब्लॉकचेन में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं क्या वो ब्लॉकचेन इटसेल्फ प्रॉफिट में है या नहीं। देखें, ये जो ब्लॉकचेन है ये सेल क्या करती हैं, ये करती हैं ब्लॉक स्पेस। यानी फॉर एग्जांपल इथेरियम है, इथेरियम के ऊपर लॉन्च होने वाले एप्लीकेशंस और उनके यूजर्स को क्या बेचना है। एक्चुअली इथेरियम ने अपनी ब्लॉक स्पेस जो है वो बेचनी होती है, अपने ब्लॉक्स बेचने होते हैं। इथेरियम के ऊपर मैं कोई गेमिंग टोकन लॉन्च करता हूं, मैं अपना कैपिटल अर्न करता हूं, उस पर टोकन लॉन्च करके मैं अपने यूजर की एक्टिविटी, वो गेम प्ले करते हैं और बदले में मैं उनको टोकन्स के तौर पे रिवार्ड देता हूं। इथेरियम का जो टोकन है वो ट्रांजैक्शन फीसों में वो तो इस्तेमाल हो रहा है, वो हमने देखना है कि वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं। क्योंकि मैं जब गेमिंग टोकन लॉन्च कर रहा हूं तो मैं जो इथेरियम में गैस फीस पे कर रहा हूं, तो बदले में मैं इथेरियम से क्या ले रहा हूं, मेरी जितनी गेम्स का डाटा है, मेरे यूजर्स का, कितने उन्होंने एनएफटी बाय किए, कितनी गेम प्ले की, मैंने कितने टोकन इशू किए, वो सारे का सारा डाटा जो है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे मैं सेव कर रहा हूं। बदले में इथेरियम मुझसे गैस फीस चार्ज करता है। वो ना सिर्फ मैं पे करता हूं एज अ बीइंग अ डेवलपर,
बल्कि जो मेरे यूजर्स हैं वो भी जब भी कोई आपस में एक्टिविटी कर रहे होंगे तो वो पीछे इथेरियम को, तो आपने जिस ब्लॉकचेन में इन्वेस्टमेंट करनी है ये देखना है कि वो ब्लॉकचेन क्या प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में। अब ये जो प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन होती हैं, टेक्निकली उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बनिस्बत प्रूफ ऑफ जो वर्क ब्लॉकचेन्स होती हैं जैसे बिटकॉइन वगैरह या इथेरियम अभी करंटली जो कि प्रूफ ऑफ वर्क है, तो इसमें उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पे अगर जो टॉप क्रिप्टो बिटकॉइन माइनिंग जो कंपनीज हैं, पिछले दिनों मैंने आपके साथ एक कंपनी का जिक्र किया कि वो जितना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो बिटकॉइन माइन करते हैं तो एक बिटकॉइन माइन करने पे जो उनको बिजली की या मेंटेनेंस की या सैलरीज वगैरह सारी मैनेजमेंट की जो उनको कॉस्ट पड़ती है वो तकरीबन 8,000, जबकि बीटीसी की प्राइस है $20,000। तो उनको हर बिटकॉइन के माइन करने पे $12,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जाते हैं तो प्रूफ ऑफ स्टेक में चूंकि ट्रांजैक्शन फीस, ये जितनी आपको लेयर 1 कंप्यूटेटर इथेरियम नजर आते हैं वो कहते हैं हमारी तो जीरो ऑलमोस्ट ट्रांजैक्शन फीस है। तो जब ट्रांजैक्शन फीस ही नहीं होगी तो ब्लॉकचेन का रेवेन्यू, जो ये जो लेयर 1 ब्लॉकचेन है उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम ही गैस फीस होती है। तो वो जब गैस फीस को ही मिनिमाइज कर देंगे तो हमने ये देखना है कि क्या वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। इसको प्रॉफिटेबिलिटी को देखने का एक और एंगल है कि वो अपने जो वैलिडेटर्स हैं या माइनर्स हैं उनको नेटवर्क सपोर्ट देने के बदले में जो टोकन्स रिवॉर्ड में दे रहे हैं, जो नई सप्लाई मार्केट में आ रही है, क्या बदले में उतना वो कैपिटल भी कैप्चर कर रहे हैं या नहीं, क्या उन्होंने माइनिंग का बर्निंग का कोई मैकेनिज्म रखा है या नहीं। तो इसको भी अगर देखा जाए तो इथेरियम नंबर 1 पे है। उसकी वजह यह है कि इथेरियम ने लास्ट ईयर अगस्त में इप 115 का प्रोटोकॉल अपग्रेड किया था। इथेरियम बेशक 2.0 में चला जाए, जितनी इथेरियम की ब्लॉकचेन पे ऊपर वो गैस फीस इथेरियम करेगा अर्न, उसका एक खास परसेंटेज वो बर्न भी करेगा। अगर बर्न करेगा तो इसका मतलब यह है कि इथेरियम की जितनी सप्लाई आ रही है वो सप्लाई जितनी वो प्रॉफिटेबिलिटी है उससे ज्यादा होगी, यानी कॉस्ट जो है वो कम और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इथेरियम की बढ़ती जाएगी। तो इस वजह से ये वो 4-5-6 फैक्टर्स हैं जो मैंने आपकी खिदमत में गुजार किए हैं। और भी बहुत से ऐसे फैक्टर्स होंगे, जब आप ड्यू डिलिजेंस करेंगे तो उस दौरान इन फैक्टर्स को जेहन में रख के आपने फिर करना है। जी मार्केट की तरफ आते हैं। बैंक्समैन फ्राइड एफटीएक्स ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है, उसमें कहा है कि हमारे पास तकरीबन 2 अरब डॉलर के करीब फंड्स, एक्स्ट्रा फंड्स पड़े हैं। जैसे बाइनांस ने अपना बाइनांस वेंचर के नाम पे एक वर्चुअल एक तरह का वीसी बना लिया था, इसी तरह बाइनांस ने भी एफटीएक्स वेंचर के नाम का एक वेंचर कैपिटलिस्ट एक अलग से अपना एक यूनिट बना लिया है। अब क्या हो रहा है कि बेयर मार्केट में जितने ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जो कि क्राइसिस में हैं, वो बाइनांस के साथ साथ एफटीएक्स को भी अप्रोच कर रहे हैं कि भाई हम इस वक्त लिक्विडिटी क्रंच में है, इस वक्त हम क्राइसिस में हैं, फाइनेंशियल टेंशन में हैं, तो आप हमें थोड़ा रिलीफ दें। तो उसने बैंक्समैन फ्रीड ने कहा है कि हम लोग सारे बिल्कुल बाइनांस के सीजी की तरह, उसने भी कहा है कि हम सारे प्रोजेक्ट्स जो हमारे साथ कांटेक्ट में हैं हम उनको बेल आउट तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि वर्थ सेविंग, जिनको हम सेव करें तो वाकईतन वो इस जो क्रिप्टो स्पेस है उसके लिए वो फायदेमंद हो सकता है। तो ये एक तरह की गुड न्यूज़ है। आगे मैं देख रहा था वॉयजर कैपिटल ने जो चैप्टर 11 बैंक्रप्सी उधर फाइल किया अमेरिका में, उन्होंने साल लिस्ट जारी किया कि किस किस ने वॉयजर कैपिटल का कर्जा देना है जिस वजह से वो बैंकरप्ट हुए हैं। अलमाइदा इटसेल्फ जो कि एफटीएक्स की एक इन्वेस्टमेंट वेंचर थी, उन्होंने तकरीबन $376 मिलियन वॉयजर कैपिटल का देना है। ये वही वॉयजर कैपिटल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एफटीएक्स के बारे में खबर है कि वो वॉयजर कैपिटल को बाय कर लेंगे। अब उन्होंने तो चूंकि बैंकरप्सी अप्लाई कर दिया है तो इसका मतलब है कि ना सिर्फ एफटीएक्स ने इनको पैसे नहीं दिए, बल्कि जो कर्जा लेना था एफटीएक्स से इसने वॉयजर कैपिटल ने, वो कर्जा भी एफटीएक्स ने वापस नहीं किया। इनके पास $2 बिलियन का ये क्लेम कर रहे हैं, तो अपना कर्जा तो वापस करें। अच्छा, उसके बाद 3 एरोस कैपिटल ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी थी, उन्होंने तकरीब सबसे ज्यादा देना 654 मिलियन। इसी तरह जेनिसिस ग्लोबल कैपिटल, वट विंटर म्यूट, गैलेक्सी डिजिटल, अब ये जो सारे मिलियंस ऑफ डॉलर की, मैं आपको थोड़ा सा
थीसिस समझाता हूँ। जब आप ये बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म या इस तरह के वो सारे प्लेटफॉर्म जो आपको स्टेकिंग की ऑप्शन देते हैं, होता क्या है कि ये जो स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, यूजर्स से पैसा लेते हैं कि भाई आप हमें पैसा दें, हम आपको पर एनम 5% प्रॉफिट देंगे। अब यूजर से पैसा लेके वो खुद कहीं पे मार्केट में यूज नहीं करते, बल्कि इस तरह थोड़ी देर के लिए मिसाल ले लें, वॉयजर कैपिटल के जो यूजर्स हैं, वॉयजर कैपिटल ने या सेल्सियस है, इन्होंने अपने यूजर्स को कहा कि आप हमें अपने क्रिप्टो करेंसी स्टेक हमारे प्लेटफॉर्म पे स्टेक करें, हम आपको 5 to 6%, 5 to 10% आपको प्रॉफिट देंगे एपीआर। अब इन लोगों ने आगे थ्री एरोस कैपिटल की तरह जो वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स हैं, जैसे ये जेनेसिस या इस तरह के जो वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स हैं, उनको उधार यानी आम रिटेलर यूजर से पैसा लिया, इन बड़े बड़े सरमायादार इदारों को पैसे दिए, अब उनसे इन्होंने यूजर को ऑफर करवाई कि आप हमें उधार दें, हम आपको प्रॉफिट देंगे, आप हमारे पास स्टेक करें, हम आपको प्रॉफिट देंगे। आगे इन्होंने उधार दिया इस उम्मीद के साथ कि अगर ये यूजर को 6 से 10% दे रहे हैं तो उनसे ये फिक्स जो है वो 10% to 15% उनसे प्रॉफिट लेंगे। आगे उन्होंने भी इसी तरह यानी ये टोपियां ही घुमाते रहते हैं, और असल जो इस सारी एक्टिविटी में लूजर रहता है वो रहता है रिटेल यूजर। यही वजह है कि पिछले महीने तारीख की सबसे बड़ी एक्सचेंजेस से, क्रिप्टो प्रोजेक्ट से लोगों ने पैसा निकाल के अपने पर्सनल वॉलेट्स में डालना शुरू कर दिया। इस बुरे एक्सपीरियंस में, जो कि पिछले इस 11-12 साल मार्केट ने पहले कभी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया था, पहली बार अब यूजर मैच्योर होना शुरू हो गया। उन्होंने देखा कि यार हम ये 7-8% सालाना की लालच में हम सारे फंड्स हमने जाया नहीं करना। अब लोग ये स्टेकिंग स्टूकिंग के चक्रों में नहीं पड़ रहे। लोग अब सिंपली, अब ये जो प्रूफ ऑफ स्टेक बेस्ड ब्लॉकचेन्स हैं, वो कहते हैं जी आप हमारा टोकन लेके वैलिडेटर को दे दें, आप डेलीगेटर बन जाए। आपको पता है ये अगर वो स्लशिंग करते हैं, अगर उनमें से कोई ऐसा वैलिडेटर, कोई उसका नेटवर्क बैठ जाता है, उसका नेटवर्क नोड जो कंप्यूटर सेटअप उसने लगाया है वो किसी भी वजह से अगर बंद हो जाता है, या कोई वो इलीगल एक्टिविटी को डिफ्रॉड करने की कोशिश करता है, तो वो ब्लॉकचेन उसको प्लेंटी डालेगी। तो उस प्लेंटी के जितने उसके डेलीगेटर्स होंगे उन सब में डिवाइड होगी, तो वहां पर भी रिस्क है। तो स्टेकिंग अब लोगों ने देखा कि यार जब टोकन लेके रख लिए तो बस ठीक है, हमें मजीद लालच करने की जरूरत नहीं। ये भी पिछले महीने एक तरह का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा। लूना के कोलैप्स में जहां नीचे प्राइस डंप करके बहुतों को डबोया, इसी तरह ये एक अपराइज स्टार्टअप प्रोजेक्ट था कोरिया का, साउथ कोरिया का, उसने भी तकरीबन 20 मिलियन के करीब लोगों का जो उनके जो यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनका पैसा डबोया। लेकिन इन्होंने बुलिश होके नहीं, जब टेरा क्रैश कर रहा था तो इन्होंने शॉर्ट की पोजीशन ले ली। जब शॉर्ट की पोजीशन ली, फ्यूचर ट्रेड लगाई लेवरेज लेके, तो बजाय इसके कि लूना इनकी ट्रेड लगाने के बाद क्रैश करता, लूना पंप किया, जब पंप किया तो इन्होंने अपने यूजर्स के सबके पैसे उड़ा दिए। मार्केट में एक अफवाह है जी कि जितने सऊदीज हैं वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि कोई कंफर्मेशन किसी अच्छे वैलिड सोर्स से कोई न्यूज़ नहीं आई। रैंडम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये न्यूज़ आना शुरू हुई है कि ये जो आले साउद है, हाउस ऑफ साउद है, वो प्लानिंग कर रहे हैं कि बिटकॉइन के जो 10% स्टॉक है वो सऊदी हुकूमत जो है वो अपने पास रखे। इसमें थोड़ी जान इस वजह से नजर आ रही है क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया के पास बेचने के लिए और क्या है। उनके पास तेल के ज़खायर हैं, और आपको पता है कि ज़मीन कितना तेल नीचे को प्रोडक्शन तो नहीं हो रही तेल की ना, वो जितनी ऑलरेडी नीचे ज़मीन में तेल है वो एक ख़ास अरसे तक चलेगा, कुछ दहाइयों तक, या बड़ा भी गुल्लक हुई तो शायद 1-1.5-2 सदी तक। मुझे एग्जैक्टली इसके इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो एक लिमिटेड क्वांटिटी है। जब लिमिटेड क्वांटिटी इनके पास ख़त्म हो जाएगी कि तो सऊदी का ये जितने वारे न्यारे जो मेरा ख्याल है 50वीं सदी के 60वीं सदी 1950 या 60 के बाद एकदम सऊदीज़ की किस्मत जो थी वो जागी थी, जब से तेल निकला उसके बाद। तो फिर क्या होगा? तो मेरा ख्याल है शायद इस वजह से इसको सबूत, अब एग्जैक्टली ऐसा होता है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये जो मैं आपको पीछे कह रहा था कि कंट्रीज में भी एक फोमो होगा कि वो बिटकॉइन को लें, और बिटकॉइन में जब पैसा आएगा तो सिर्फ बिटकॉइन में नहीं आएगा, वो वहीं पे स्टे नहीं करेगा,
वो लाजमी डाइवर्सिफाई होगा, तो पूरी मार्केट के लिए ये गुड न्यूज़ हो सकती है अगर ये रियलिटी होती है। सीजी ने, आपको मैंने बताया था आजकल सीजी जो है, शायद कल के बुलेटिन में मैंने बताया था कि सीजी जो है साउथ अफ्रीका के टूर में है, और इनका भी जो चार्ल्स हॉस्किंसन से आज से मेरा ख्याल है कोई 1.5 साल पहले क्लेम कर रहा था कि वी आर बैंकिंग द अनबैंक्स, जो अनबैंक पॉपुलेशन है उनको हम बैंकिंग की तरफ, और साउथ अफ्रीका पे वो भी बड़ा एक्टिव था चार्ल्स हॉस्किंसन। और उसकी उन एक्टिविटीज़ को देखते हुए मैंने खुद भी कार्डेनो में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की थी, आप लोगों ने भी बहुत सी की होगी, और अब कोई पता ही नहीं है। और जब चार्ल्स हॉस्किंसन इस तरह के नारे लगा रहा था जो अभी सीजी लगा रहा है, तो उस वक्त तो लोग वट एवर यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करें। तो आज जब सीजी कर रहा है और सोशल मीडिया की वो मेन स्ट्रीम वो हेडलाइंस बनी है, सीजी ने कहा जी कि जो फाइनेंशियली स्ट्रेस कंपनीज होती हैं, वो उनके सीईओ जो हैं वो वेंचर कैपिटलिस्ट को जाके मिलते हैं कि प्लीज़ हमें बचाओ, प्लीज़ हमारे सिस्टम को बचाओ। जबकि जो फाइनेंशियली साउंड कंपनीज होती हैं, वो उनके सीईओज वो प्रेसिडेंट्स को मिलते हैं, ग्लोबल अडॉप्शन की तरफ जाते हैं। तो ये एक स्मॉल टिप शेयर की है। अच्छा, माफ़ कीजिएगा, बाइनांस की 5वीं सालगिरह है, और 8 तारीख से, आज 7 है, कल तकरीबन पाकिस्तानी टाइम 7 बजे के करीब अगर आप बिटकॉइन पे ट्रेडिंग करते हैं, आपका पेयर यूएसडीटी के साथ है, यूएसडीसी के साथ है, ये तकरीबन 13 के करीब पेयर्स इन्होंने दिए हैं। इन पेयर में अगर आप बिटकॉइन की ट्रेडिंग करते हैं, बेशक आप मेकर हैं या टेकर हैं, ज़ीरो फीस की ट्रेडिंग है। ये उस वक्त तक कोई आपसे ट्रेडिंग फीस नहीं लेंगे जब तक कि कोई अगला नोटिस नहीं वो जारी कर देते कि भाई बस इनफ इज़ इनफ, इसके बाद आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको फीस चार्ज होगी। तो मैंने कहा अगर आपने बाइनांस पे बिटकॉइन की ट्रेडिंग करनी है तो आपके इल्म में हो। ये एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जी, क्रिप्टो के 315 के करीब ट्विटर फॉलोअर हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि सैम्स बैंक्समैन फ्रीड ने एक ट्वीट की कि भाई आजकल जो बंदा जितना ज़्यादा कीबोर्ड चला रहा होता है वो उतना ही ज़्यादा पैसा कमा रहा होता है या बिजनेस रन कर रहा होता है। तो इसने मजाक में कहा जी कि बैंक्समैन फ्रीड, अगर मैं आपको 1 मिनट में 100 से ज़्यादा वर्ड टाइप करके बताऊं तो मुझे आप क्या मुझे आप टेस्ला खरीद के दोगे। तो मेरा ख्याल है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और अब ये जो है उसको बैंक्समैन फ्राइड ने ये टेस्ला खरीद के दी है। ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की एक्टिविटीज़ भी होती हैं। अच्छा, क्रीमा फाइनेंस के बारे में सोलाना का ये प्लेटफॉर्म है, मैंने आपको बताया था इधर हैकिंग हुई है, इनकी तरफ रिपोर्ट आई है कि वो जो हैकर है वो वाइट कलर हैकर है, उनसे हमारी डील हो गई है, हम उनको 45,455 सोलाना देंगे एज अ बाउंटी, जिस वजह से हमारा हैक हुआ है वो बताएं कहाँ पे लूप होल है ताकि हम उसको दुरुस्त करें, और उनको बदले में रिवार्ड देंगे, और उनके फंड जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिफंड हो रहे हैं। अच्छा जी, शीबा के हवाले से न्यूज़ है कि इस साल के एंड तक वो भी अपना एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रहे हैं। सोशल मीडिया में जो एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो कई तो इसको एक अच्छी न्यूज़ कह रहे हैं, शीबा की टोकन की प्राइस के पंप होने की खबरें दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए उसकी प्राइस को बहुत एक बुलिश देख रहे हैं, जबकि कुछ कह रहे हैं कि एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन एक बुरा एक्सपीरियंस रहा है, ऑलरेडी टेरा जो है वो क्रैश हो चुकी है, तो शीबा भी शायद इस तरह क्रैश होना चाहती है, शायद इस वजह से वो कर रही है। आगे आपकी अपनी मर्जी है, इसको आपने किस तरह अंडरस्टैंड करना है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा जी, इथीरियम की जो मर्ज है वो अपने पेस के साथ जारी है। इथीरियम का जो अभी सिफोलिया मर्ज है वो ऑफिशियली मर्ज कंप्लीट हो चुका है। तो इथीरियम की जो मर्ज है उसके बारे में मैं भी बहुत पॉजिटिव और होपफुल हूँ कि आइंदा ये मर्ज अगर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इथीरियम की प्राइस आपको अच्छा खासा पंप करती हुई नज़र आएगी। मार्केट की तरफ देखें तो ओवरऑल मार्केट जो है वो थोड़ा सा हेल्थी नज़र आ रही है अब तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। आई डोंट नो मेरी वीडियो बनाने के बाद क्या भूचाल आता है या मज़ीद पंप आता है, जो भी होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं जितनी इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ शेयर करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए फिर मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।